सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप में से बहुत सारे कैडेट्स हैं जो 2024 में वो एनसीसी ए और बी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हैं। तो जितने भी एनसीसी बी वाले कैडेट्स हैं तो आपके सामने ये एक 2024 का ओरिजिनल पेपर है जो आप सभी देख सकते हो। और ये जो पेपर है ये है बच्चा उत्तर प्रदेश का, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एक ग्रुप हेडक्वार्टर है, ये वहां का पेपर है। बस मैं आपको ये नाम नहीं बता सकता हूँ कि ये कौन से ग्रुप हेडक्वार्टर का पेपर है क्योंकि ये बताना अलाउ नहीं होता है। लेकिन जितने भी यूपी के कैडेट से आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। और पूरे इस वीडियो में मैं आप सभी को 350 मार्क का पूरा पेपर कराने वाला हूं। कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एक ही पेपर में हम 350 मार्क का पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। और बाकी अगर आप अदर स्टेट के कैडेट हो तो भी आप इस वीडियो को देख लेना। आपको एक बेसिक अंदाजा आ जाएगा कि भैया यूपी वाले इस बार जो है ना 2024 में कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल आज की क्लास को शुरू करते हैं उससे पहले एक चीज आपको बता देता हूँ। तो बच्चों आप सभी के पास, बहुत सारे कैडेट्स के पास नोट्स नहीं है, मॉडल पेपर नहीं है। ये सारी चीजें आपको मिशन एनसीसी ऐप में मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। और जिनका भी सपना है कि आने वाले एग्जाम में ए ग्रेड लेना, तो अभी उन बच्चों को मैंने उनके लिए बुक लॉन्च किया था, ये एमसीक्यू वाली बुक। और आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये बुक को भी लिया है। लेकिन बच्चों आपका पेपर 11 फरवरी को है, यानी कि अभी आपके पास समय बहुत कम बचा है। तो इसके लिए मैंने जो है वो अभी बुक की पीडीएफ लॉन्च की है आपके लिए, सभी कैडेट्स के लिए, जिसमें 40 पीडीएफ होंगी। और मेरा मोबाइल नंबर है 7385281023। इस नंबर पे आप मेरे को कॉल करेंगे और अपने लिए बुक की पीडीएफ ऑर्डर करेंगे। पीडीएफ आपको जो है वो 2 मिनट में आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगी। और पीडीएफ का प्राइस है बच्चा 199 रुपीज, ओके। 199 में जो है आपको पीडीएफ मिलने वाली है। तो आप इस बुक को जो है वो ऑर्डर कर सकते हो, पीडीएफ को ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो और उसी के साथ साथ मैंने आपके लिए व्हाट्सएप का भी ग्रुप बना रखा है, टेलीग्राम का भी ग्रुप है, सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलो बच्चों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारे पास पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का समय होगा। और इसके मैक्सिमम मार्क्स है 350 मार्क का ये पेपर है। तो पहला चैप्टर है बच्चा वेपन ट्रेनिंग, 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इस बार ड्रिल का जो टॉपिक है वो ड्रिल का टॉपिक हटा दिया गया है। तो पहला सवाल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भी लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएंगे। बच्चा राउंड का कैलिबर किसे इंडिकेट करता है? तो बच्चा राउंड का कैलिबर जो है वो व्यास को इंडिकेट करता है। डायमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन झंडों का उपयोग ये चेतावनी देने के लिए किया जाता है या लॉन्ग रेंज में होता है? तो भैया कौन सा झंडा का इस्तेमाल किया जाता है? तो बच्चा यहाँ पे होगा लाल कलर इज द राइट आंसर, रेड कलर इज द करेक्ट आंसर, ओके। रेड वाला होगा यहाँ पे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस लक्ष्य का उपयोग ग्रुपिंग और जीरोइंग के लिए किया जाता है? तो बच्चा यहाँ पे होगा आपका आंसर टारगेट 1 by 1 फीट, ओके। द राइट आंसर इज 1 by 1 फीट टारगेट का इस्तेमाल जो है ग्रुपिंग और जीरोइंग के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रुपिंग फायर में लक्ष्य की 5 गोलियां का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो आपको पता है बच्चा एमपीआई कहलाता है, यानी कि मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, ओके। प्रभात औसत बिंदु या मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ पॉइंट टू राइफल इज, बच्चा पॉइंट टू राइफल का सामान्य दर कितना राउंड होता है? आपको पता है 5 राउंड होता है। 5 राउंड्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, पॉइंट टू राइफल के सेफ्टी कैच पर कितने पोजीशन की संख्या होती है? तो बच्चा पॉइंट टू राइफल में जो सेफ्टी कैच की पोजीशन होती है वो 2 होती है, यानी कि 2 इज द राइट आंसर। एक तो होता है बच्चा आर और एक होता है एस। एस मतलब सेफ, आर मतलब रेडी। ये 2 प्रकार की पोजीशन होती है, याद रखना सभी। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है, हथियार चलाते समय गुरुत्वाकर्षण बल का मुकाबला करने के लिए दिया जाता है जबकि गोली उड़ान में होती है? तो बच्चा यहाँ पे आंसर आएगा ऊंचाई, यानी कि एलिवेशन। एलिवेशन इज द करेक्ट आंसर। तो चलो वेट, नेक्स्ट अगला है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आप सभी को ये दिखाई दे अच्छी तरीके से। सभी बच्चे अपने को टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करना, इसलिए मैं आपको जल्द में ये सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पॉइंट टू राइफल की मजल वेलोसिटी, तो बच्चा कितनी होती है मजल वेलोसिटी? आपको पता है 2700 फीट प्रति सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, लक्ष्य की सबसे भीतरी वृत्त को क्या कहा जाता है बच्चों? टारगेट के अंदर, ये मान लो आपका ये टारगेट है, इस तरीके से टारगेट होता है ना, इसके बीच में जो ये डार्क वाला एक गोल होता है, सर्कल होता है बच्चा, उसे क्या कहते हैं? उसे बुल कहते हैं। बुल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राइफल में एक्सट्रैक्टर का कार्य होता है, तो राइफल में एक्सट्रैक्टर का क्या कार्य होता है बच्चा? एम्प्टी केस का कार्य होता है। द राइट आंसर इज खाली केस का कार्य होता है, ओके।
नेक्स्ट अगला सवाल है, फायरिंग के दौरान में हथियार पकड़ते समय हथियार पकड़ने का सही तरीका यानी कि द्रुत पकड़ और हैंड गार्ड अंगूठे के बीच में रहता है। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा तर्जनी। राइट आंसर इज इंडेक्स फिंगर इज द करेक्ट आंसर। तर्जनी इज द राइट आंसर। हिंदी और इंग्लिश दोनों भी लैंग्वेज में है, आपको 100% ए ग्रेड मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बच्चों राइफल में सभी दोषों को ठीक करने के लिए क्या कहा जाता है या क्या कहलाता है? तो राइफल को सभी दोषों को ठीक करने के लिए राइफल की जीरोइंग की जाती है बच्चा। जीरोइंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। फायरिंग के दौरान में ट्रिगर दबाते समय किसका यह सुनिश्चित किया जाता है? तो भैया यहाँ पे आपको याद रखना है बैरल इज द राइट आंसर। तो बैरल होगा यहाँ पे सही जवाब। बैरल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों फायरिंग ग्रुप में प्रतीक्षा डिटेल में कितनी संख्या होती है? तो फायरिंग डिटेल में जो है फायरिंग ग्रुप में प्रतीक्षा डिटेल की जो है वो 2 संख्या होती है। 2 इज द करेक्ट आंसर। 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फायर करने वाले आंख और दृष्टि से लक्ष्य की बिंदु के बीच में बनने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो बच्चा स्कोर कहा जाता है। स्कोर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब यहाँ पे जो है वो आपका वेपन ट्रेनिंग के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अभी यहाँ पे जो है आपका मिसलेनियस का जो चैप्टर है बच्चा वो शुरू हो जाएगा। और मिसलेनियस में पहला चैप्टर आ चुका है द एनसीसी। 3 नंबर के लिए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो भैया एनसीसी की शुरुआत कब हुई थी? आपको पता है 15 जुलाई 1948। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे सही जवाब। एनसीसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो बच्चा नवंबर का जो आखिरी संडे होता है, रविवार होता है, वो उस दिन जो है हम एनसीसी डे को सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन ए होगा यहाँ पे सही जवाब। देर आर कितने एनसीसी में कितने डायरेक्टरेट है बच्चा? 17 डायरेक्टरेट है, 17 डायरेक्टरेट है। ओके, बहुत बेसिक सवाल यहाँ पे आपसे पूछे गए थे। नेक्स्ट अब आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है नेशनल इंडिकेशन एंड अवेयरनेस, राष्ट्रीय एकता एवं जागरूकता। 10 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो भैया भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो अशोक स्तंभ है वो कहां से लिया गया है? तो बच्चा वो सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ इज द करेक्ट आंसर। लाल बहादुर शास्त्री वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। भैया लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के कितवे प्रधानमंत्री बने थे बच्चा? तो आपको पता है दूसरे प्रधानमंत्री बने थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने थे लाल बहादुर शास्त्री जी। क्वेश्चन नंबर 21। द कैपिटल ऑफ भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है बच्चों? आपको पता है थिम्पू है। भूटान थिम्पू। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22। दांडी मार्च यानी कि दांडी यात्रा को कब शुरू किया गया? तो भैया दांडी यात्रा को जो है वो 6 अप्रैल 1930, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 में जो है वह दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी बच्चों। अगला सवाल है भगत सिंह वॉज बोर्न ऑन। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? शहीद भगत सिंह का बच्चा 27 सितंबर को उनका जन्म हुआ था 1907 में। 27 सितंबर 1907 में शहीद भगत सिंह जी का जन्म हुआ था। ओके, और सभी बच्चे, मैं टाइम को बचाने के लिए बहुत फास्ट में क्लास ले रहा हूं, और जिनका भी सपना है कि आने वाले एग्जाम में ए ग्रेड लेना, तो मैंने आपके लिए 7385281023 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपके लिए मैंने पेड पीडीएफ लॉन्च किया है बच्चा, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आपका ए ग्रेड 100% बनेगा अगर आप 2024 में एग्जाम देने वाले हो। पढ़ाई कुछ नहीं हुई है तो इस नंबर पे कॉल करो, अभी अभी के अभी कॉल करो और अपने लिए पीडीएफ को ऑर्डर कर लो। व्हाट्सएप पे आएंगे आपके पीडीएफ 2 मिनट में। चलो क्वेश्चन नंबर 24। बच्चों लोहड़ी, लोहड़ी जो है वह किस राज्य के द्वारा मनाया गया त्योहार है? तो बच्चा लोहड़ी जो है वह हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आपको पता है पंजाब में भी मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, तो यहाँ पे जो है हमारा हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में नेशनल एंथम वाज कंपोज्ड बाय। भैया हमारा राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया, रचा गया? तो आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है वो राष्ट्रगान के द्वारा राष्ट्रगान को रचा था। नेक्स्ट बच्चों भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो लौह पुरुष बच्चों आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो है हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। भारत के पहले राष्ट्रपति, बच्चा भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब बने थे। राइट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। चलो बच्चों हमारे भारत का राष्ट्रीय बर्ड कौन सा है? तो भैया मोर है। पीकॉक इज द राइट आंसर। सभी बच्चे वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास। 30 नंबर के लिए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे बच्चा 60 मार्क का इस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले। क्वेश्चन 30 होंगे, मार्क होंगे 60। ओके, पीडी पर्सनालिटी डेवलपमेंट थोड़ा हार्ड टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 29।
भाई निम्नलिखित में से कौन सा जीवन कौशल्य का हिस्सा नहीं है? तो बच्चों कौन सा नहीं है? अनुशासन इज द राइट आंसर, डिसिप्लिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को प्रभावित या आकार नहीं देता है? द राइट आंसर इज बियरिंग एंड टर्न आउट, यानी कि ऑप्शन ए होगा यहाँ पे सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 31। किसी चीज की प्रामाणिकता, सटीकता या मूल्य निर्धारण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों? राइट आंसर होगा यहाँ पे आपके तरफ से क्रिटिकल थिंकिंग इज द राइट आंसर, यानी कि आलोचनात्मक सोच। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश वाले बच्चे आप इंग्लिश में पढ़ लेना, हिंदी वाले बच्चे आप हिंदी में पढ़ लेना। ओके, अगर आपको वीडियो स्लो करके पढ़ना है तो आप स्लो करके पढ़िए, जिससे कि आपको और समझ में आ जाएगा। तो जीवन कौशल्य निम्नलिखित रूप है, तो भैया इनमें से जीवन कौशल्य कौन सा है? तो बच्चा इनमें से जो है वो सहानुभूति यानी कि सिंपैथी जो है एक लाइफ स्किल है, बाकी जो है वो लाइफ स्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33। दूसरे व्यक्ति को क्या पसंद है ये इसकी कल्पना करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं बच्चा? द राइट आंसर इज, आपकी तरफ से क्या आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 33 का? वो कहा जाएगा तार्किक सोच, एक लॉजिकल थिंकिंग, एक तार्किक सोच कहलाएगा। ओके, तार्किक सोच इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक व्यक्ति का लक्षण नहीं है? तो बच्चा रचनात्मक व्यक्ति का लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 34। तो यहाँ पे आपके तरफ से मुझे आंसर मिला है, द करेक्ट आंसर इज सहानुभूति इज द राइट आंसर। ओके, सहानुभूति होगा बच्चों यहाँ पे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। आलोचनात्मक सोच और तार्किक सोच, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है बच्चों? आलोचनात्मक सोच और तार्किक सोच, इन दोनों में जो है वो रीजनिंग का फर्क होता है, इनमें तर्क का फर्क होता है। रीजनिंग इज द करेक्ट आंसर, तर्क इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है अक्सर छुपा होता है, तो भैया अक्सर अवसर कहाँ छुपे होते हैं? तो भैया जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो हमेशा प्रॉब्लम्स में छुपी होती है बच्चा, समस्या इज द राइट आंसर। जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है वो हमें प्रॉब्लम में छुपी होती है। पहले अगर हम प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अपॉर्चुनिटी अगर हमें ढूंढना है तो पहले प्रॉब्लम्स को ढूंढना पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित और आकार दे सकता है? फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा रिपीट कर दिया है इस क्वेश्चन को बच्चा। ड्रीम और एम्बिशंस इज द करेक्ट आंसर, सपने और महत्वाकांक्षाएं होगा यहाँ पे सही जवाब, ऑप्शन डी वाला होगा यहाँ पे सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 38। किसी नई चीज की कल्पना करने या आविष्कार करने की क्षमता को क्या कहा जाता है बच्चों? ये आपका रचनात्मकता कहलाएगी। ठीक है, रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं देता है या आकार नहीं देता है? तो यहाँ पे आंसर होगा बच्चों हमारा अनुशासन इज द करेक्ट आंसर, डिसिप्लिन इज द राइट आंसर। ठीक है, अनुशासन वाले सारे बच्चे यहाँ पे सही है, डिसिप्लिन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। समस्याओं से, भैया समस्याओं से या डरने की जरूरत नहीं है, समस्या एक जीवन का हिस्सा है। तो भैया समस्या को हम टाल नहीं सकते, ठीक है, समस्या को हम अवॉइड नहीं कर सकते, प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते बच्चा, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे हमारे जिंदगी का एक हिस्सा है। समस्याओं को आप कभी जिंदगी में टाल नहीं सकते। ओके, क्योंकि समस्या आपके जीवन का एक बच्चा हिस्सा है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 41 वो है रचनात्मकता निम्नलिखित में शामिल नहीं है। तो रचनात्मकता भैया किस में शामिल नहीं है? सेल्फ इमेज में शामिल नहीं है, यानी कि स्व प्रतिमा, एक आत्म छवि में शामिल नहीं है। स्व प्रतिमा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा गया है, वो है आलोचनात्मक सोच और तार्किक सोच, इसमें क्या शामिल होता है दोनों में? तो भैया रीजनिंग शामिल होती है। ये क्वेश्चन इन्होंने रिपीट पूछ लिया है बच्चों, 2 बार इन्होंने ये सवाल पूछ लिया है, रिपीटेड क्वेश्चन है वाला। क्वेश्चन नंबर 43। अक्सर अवसर छुपे होते हैं, तो भैया कहाँ पे होते हैं? तो हमेशा जो है प्रॉब्लम्स में जो है वो अवसर छुपे होते हैं, प्रॉब्लम्स इज द राइट आंसर। ये भी थोड़ा इन्होंने रिपीटेड क्वेश्चन बच्चों पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी नई चीज की कल्पना करने या उसका आविष्कार करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? रचनात्मकता कहा जाता है, क्रिएटिविटी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, यानी कि 3 क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुए। क्वेश्चन नंबर 45 बच्चा संचार कितने प्रकार का होता है? तो संचार जो है वो 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46। यह वह तरीका है जिसमें हम किसी घटना को
करते हैं और जो तनाव का कारण बनती है। तो बच्चा यहाँ पे आपको लिखना है रिएक्ट, यानी कि प्रतिक्रिया देना। ओके, तो यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे आप सभी बच्चे? प्रतिक्रिया देना इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 का होगा प्रतिक्रिया देना, यानी कि रिएक्ट करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा तनाव प्रबंधन का तकनीक है? तो भैया अगर आपको टेंशन को मैनेज करना है, आपको जब भी स्ट्रेस आता है तो आप उसको मैनेज कैसे करोगे? तो गहरी सांस लो, आपका टेंशन जो है वह दूर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, प्रभावी संचार के घटक है। तो बच्चा प्रभावी संचार के कितने घटक होते हैं? तो प्रभावी संचार के 3 घटक होते हैं। 3 टाइप्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, तनाव कम करने के लिए के बजाय सहयोग या समझौते पर विचार किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो बच्चा उसे टकराव कहा जाता है। टकराव इज द राइट आंसर। कॉन्फ्रंटेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा तनाव प्रबंध तकनीक नहीं है? तो इसमें हम क्या आंसर लिखेंगे बच्चा? अगर हमारे टेंशन को हमें दूर करना हो तो हम क्या नहीं कर सकते? तो भैया यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा अच्छा प्रदर्शन, गुड टर्न आउट इज द यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, हम द्वारा अपने सामाजिक कौशल्य में सुधार कर सकते हैं। तो भैया हम हमारे सोशल स्किल में कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? अगर हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिम्मेदार होंगे, तो हमारे सोशल स्किल में भी जो है हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा शिष्टाचार का एक प्रकार नहीं है? तो बच्चा शिष्टाचार का प्रकार नहीं है, बाथरूम शिष्टाचार जो है ये एक शिष्टाचार का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, कौशल्य अभ्यास और के माध्यम से हम हासिल कर सकते हैं। तो भैया कौशल्य अभ्यास यानी कि पेशेंस और धैर्य, यहाँ पे आएगा बच्चों पेशेंस, यहाँ पे आएगा धैर्य। ओके, धैर्य, प्रैक्टिस और धैर्य, अभ्यास और धैर्य, यहाँ पे धैर्य इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, शिक्षा 2 श्रेणियों में आती है, स्कूल स्मार्ट और एक कौन सा स्मार्ट बच्चों? स्कूल स्मार्ट, और एक होता है बच्चा तनाव स्मार्ट। ओके, यानी कि 2 चीजें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, स्ट्रेस एंड स्कूल। चलो नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने, एजुकेशन फॉल इनटू 2 कैटेगरीज, स्कूल स्मार्ट एंड एक तो आपका यहाँ पे आप तनाव स्मार्ट आप यहाँ पे लिखेंगे। चलो यहाँ पे वैसे परिवार भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली आंसर शीट में बच्चों ये तनाव को आंसर किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको ये आंसर बता रहा हूँ। वैसे हम फैमिली भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निष्क्रिय संचारक अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट आंसर होगा हमारा सच इज द राइट आंसर, ट्रू इज द करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा सच। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 54, तनाव एक बहुत ही सामान्य घटना है और इसकी प्रवृत्ति कैसी है बच्चा? तो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, आक्रामक संरचनाओं में दूसरों पर हावी होना और करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? द राइट आंसर इज नीचा दिखाना इज द राइट आंसर, यानी कि पुट डाउन इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 58वां, जीवन के प्रति दृष्टिकोण विकसित करने के लिए आत्म जागरूकता आवश्यक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक। तो सकारात्मक जीवन को सकारात्मक जीवन के प्रति सकारात्मकता दृष्टिकोण विकसित करने के लिए आत्म जागरूकता बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पे बच्चों आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं और यहाँ से आपके जो क्वेश्चन शुरू होंगे वो है लीडरशिप से। तो लीडरशिप से जो है वो 9 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला सवाल है लीडरशिप का, निम्नलिखित में से नेतृत्व का गुण नहीं है। तो भैया इनमें से नेतृत्व का कौन सा गुण नहीं है? आपको पता है अनुशासन, अनुशासन नहीं है क्या? वैसे तो ये सारे जो है वो नेतृत्व के गुण ही है, डिसिप्लिन वगैरह एवरीथिंग, बट यहाँ पे कोई बियरिंग है, सहनशीलता है, ये एक निर्भरता ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? निर्भरता इज द करेक्ट आंसर, ये गुण नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंड होना। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से चरित्र गुणों का हिस्सा नहीं है। तो चरित्र गुणों का हिस्सा कौन सा नहीं है बच्चा? ईमानदारी इज द राइट आंसर। ओके, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 61, ईमानदारी और पूर्ण गुण है जिसमें कोई समझौता या परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा इनमें से क्या होगा यहाँ पे? ईमानदारी और, क्वेश्चन नंबर 61 का क्या होगा? ईमानदारी और पूर्ण गुण है जो समझौता और परिवर्तन। बच्चों इसका आंसर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, अगर आपको इसका एग्जैक्ट आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना।
इसको मैं खाली छोड़ता हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं खाली छोड़ता हूं। वैसे यहाँ पे ईमानदारी आनी चाहिए, ओके, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, यहाँ पे इंटीग्रिटी आनी चाहिए, इंटीग्रिटी होगा यहाँ पे सही जवाब, ओके, इंटीग्रिटी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से अच्छे नेतृत्व का सूचक है। तो अच्छा नेतृत्व का कौन सा सूचक है बच्चा, इनमें से, दोनों में से? तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनमें से नहीं, ओके, या ये दोनों निम्नलिखित में से अच्छे नेतृत्व के सूचक है। द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर्स ऑफ गुड लीडरशिप, ईमानदारी, साहस, या ये दोनों इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी वैज्ञानिक थे कौन से? तो भैया ये एक एरोस्पेस के वैज्ञानिक थे, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से अच्छे नेतृत्व का सूचक नहीं है। तो अच्छे नेतृत्व का सूचक क्या नहीं है बच्चा? तो साहस इज द राइट आंसर, करेज इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच इज द इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर? भारत रत्न होगा भैया सही जवाब। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? भारत रत्न इज द करेक्ट आंसर। बच्चा महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के राजा थे, मेवाड़ इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, 1974 में छत्रपति शिवाजी महाराज को औपचारिक रूप से में अपना साम्राज्य के छत्रपति के रूप में ताज पहनाया गया। तो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर रायगढ़ इज द करेक्ट आंसर, रायगढ़ होगा यहाँ पे सही जवाब। तो यहाँ पे बच्चों हमारे जो बेसिक क्वेश्चंस थे लीडरशिप के वो समाप्त हो चुके हैं। अभी यहाँ पे हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का चैप्टर शुरू हो चुका है 9 नंबर के लिए। तो सवाल पूछा है एनडीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनडीएमए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि सी वाला होगा बच्चों यहाँ पे सही जवाब, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रचित आपदा नहीं है? तो भैया मानव रचित आपदा कौन सा नहीं है? तो मानव रचित आपदा नहीं है, तो इनमें लिखेंगे हम भूकंप नहीं है, अर्थक्वेक एक प्राकृतिक आपदा है, तो भूकंप इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, द फुल फॉर्म डीडीएमए, डीडीएमए का क्या होगा है? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। बच्चा ये ऑप्शन ए वाला ही होगा डीडीएमए का फुल फॉर्म। मैं आप सभी का टाइम बचाने के लिए इतना फास्टली इस क्लास को ले रहा हूं, कोई भी ज्यादा टाइम पास नहीं कर रहा हूं, ओके। और मैं आपको चाहता हूं कि अगर आप आने वाले एग्जाम में ए ग्रेड लेना चाहते हो ना, जिसकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है कुछ भी, जिनको समझ में नहीं आ रहा है पढ़े तो कहां से पढ़े, तो मेरा नंबर है 7385281023। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे और अपने आने वाले एग्जाम के लिए आप पेड पीडीएफ ऑर्डर करेंगे बच्चा। और मैं यकीनन बोल सकता हूं कि ये पेड पीडीएफ आपको आने वाले एग्जाम में ए ग्रेड दिलाएंगे। बस आपको उनको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, क्योंकि आपके पास समय कम है। वैसे मैंने बुक भी लॉन्च किया था, लेकिन बुक अब तक नहीं पहुंच पाएगी, 11 फरवरी को आपका पेपर है। तो आप पेड पीडीएफ को ऑर्डर कर सकते हैं और फटाफट अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, ओके। और जो भी पेड पीडीएफ को ऑर्डर करेगा मैं उसको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर दूंगा। तो जल्दी से ऑर्डर करें, और इसकी प्राइस भी कोई ज्यादा नहीं है, 199 रुपीज जो है वो इसकी प्राइस है, 199 रुपए इसकी प्राइस है, सिर्फ 199। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 71 के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है बच्चा? प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इसमें हम लिखेंगे जंगली आग लिखेंगे या ड्रिफ्ट लिखेंगे। एवरीवन आपके तरफ से क्या आंसर मिलेगा मुझे? ओके, तो जंगली आग इज द करेक्ट आंसर, इनमें से प्राकृतिक आपदा नहीं है जंगली आग। नेक्स्ट, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 72, एक जिले में नागरिक सुरक्षा पर अंतिम प्राधिकारी कौन होता है बच्चा? तो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, यानी कि जिला मजिस्ट्रेट होता है, डीएम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? नेचुरल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स इज द करेक्ट आंसर, ये वाला ये होगा सही जवाब, डी वाला यहाँ पे सही है, नेचुरल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। क्वेश्चन नंबर 74, संसद में नागरिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? राइट आंसर इज 1968, 1968 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक सेवा नहीं है? तो भैया सिनेमा हॉल की हमें कोई इतना जरूरत नहीं है, बाकी हमें टेलीफोन चाहिए, सरकारी अस्पताल चाहिए, पानी चाहिए, सिनेमा हॉल की उतना कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 वो है, निम्नलिखित में से कौन सा आग को बुझाने वाली विधि है? तो बच्चा आग को बुझाने के लिए भैया ये उपरोक्त में से सभी ये सारे विधियां है जिसके द्वारा हम जो है वो आग को बुझा सकते हैं। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो चुका है, एसएससीडी यानी कि सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। 16 नंबर के लिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सवाल है एनजीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो एनजीओ का होता है बच्चा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन,
या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 78, व्यक्तिगत लाभ के बदले में उपहार और उपकारों का अनुचित प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो भैया रिश्वत देना कहलाता है। क्या ये ब्राइबरी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट, अगला सवाल है 89, एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बच्चा एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये ऑप्शन डी वाला होगा यहाँ पे सही जवाब। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 भैया, यौन अपराध और बच्चों का संरक्षण अधिनियम पीओसीएसओ एक बच्चों को वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। तो यहाँ पे आपकी तरफ से क्या आंसर मुझे मिलेगा? उस दिन भी बच्चों ने यहाँ पे दिया है 18 वर्ष के कम, तो उन सभी का सही है 18 ईयर्स। तो भैया 18 वर्ष इज द राइट आंसर। अगला सवाल है आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चा? आरटीआई तो आरटीआई का होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये बी वाला होगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज द करेक्ट आंसर, सूचना का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 82 बच्चों, यहाँ पे मनरेगा का फुल फॉर्म आप सभी से पूछा है। तो मनरेगा का क्या होता है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि बी वाला होगा। ये बी वाला होगा ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, भारत सरकार के द्वारा देश की सड़कों और बुनियादी ढांचों को साफ करने के लिए सरकार के द्वारा किया गया वाला एक अभियान है। तो भैया कौन सा अभियान है? स्वच्छ भारत अभियान है, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार कार्ड में बच्चा कितने नंबर होते हैं, कितने डिजिट होते हैं? तो आधार कार्ड में आपको पता है बच्चा 10 डिजिट होते हैं, 10 नंबर्स होते हैं। उसके बाद में भीम, अब थोड़ा हार्ड क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। भीम एक बायोमेट्रिक भुगतान प्रणाली है जो सीधे बैंक के माध्यम से इंटरफेस का ई भुगतान पर आधारित है। तो भैया भीम जो है वो यूपीआई का इंटरफेस ई भुगतान प्रणाली है, यूपीआई। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 86 वो है भैया, योजना भारत में विनिर्माण उद्योग को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक पहल है। तो भैया यहाँ पे लिखेंगे मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 वो है गूगल पे, फोन पे और अन्य भुगतान पेमेंट सभी इंटरफेस पे काम करते हैं, तो यूपीआई पे काम करते हैं। किस पे काम करेंगे बच्चा? यूपीआई पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, मुद्रा बैंक 3 प्रकार का लोन देता है बच्चा। जो मुद्रा बैंक होती है ना, वो 3 प्रकार की लोन देती है। एक तो शिशु लोन, दूसरा है तरुण लोन, शिशु एंड तरुण, और तीसरा कौन सा लोन है बच्चा? तो तीसरा है किशोर लोन, किशोर लोन। ओके, मुद्रा बैंक 3 प्रकार का लोन हमें देती है, एक शिशु लोन है, एक तरुण लोन है और एक किशोर लोन है। 3 प्रकार के लोन होते हैं। अगला सवाल है 89, साइबर सुरक्षा को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, नेटवर्क सुरक्षा, सूचना सुरक्षा और कौन सी सुरक्षा बच्चा? तो और एक एप्लीकेशन सुरक्षा, एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, विदेशी विकल्प के रूप में भारत के द्वारा घरेलू स्तर पर लॉन्च किया गया एक नया क्रेडिट कार्ड है, उसे नाम दिया गया है बच्चों रुपे। क्या नाम दिया गया है? रुपे। क्वेश्चन नंबर 98 बच्चों, यूआईडीएआई आधार को नियंत्रित करने वाला नियामक संस्था है, और यूआईडीएआई में डी का मतलब क्या होता है? तो भैया इनमें से कोई नहीं होता है, ठीक है। यू अब इन्होंने फुल फॉर्म पूछा है बच्चा, आधार ये जो है ना, यहाँ पे लिख के देता हूं मैं आपको, यूआईडीएआई इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसा इसका फुल फॉर्म होता है। अब इन्होंने डी का फुल फॉर्म पूछा है, तो डी का इनमें से कोई फुल फॉर्म ही नहीं है, तो क्या बताएंगे? उन्होंने अगर आईडी का पूछा होता तो आईडी का होता है आइडेंटिफिकेशन, तो ये ओनली डी नहीं है। अगर इन्होंने आई और डी पूछा होता तो हम इसका आंसर बताते, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे उपरोक्त में से नहीं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 92, प्रधानमंत्री के तहत आधार कार्ड का उपयोग करके बैंक में खोला गया एक साक्ष्य के रूप में, दस्तावेज के रूप में किया जाता है। भैया जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो ना, तब सिर्फ आधार कार्ड के ऊपर आपका बैंक अकाउंट होता है। वो कौन सा बैंक अकाउंट होता है? तो वो जनधन योजना वाला होता है। जनधन योजना आपको पता है ना, जिसमें सिर्फ आधार कार्ड के ऊपर आप अपना बैंक अकाउंट को ओपन कर सकते हो बच्चों। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा हेल्थ एंड हाइजीन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का। 13 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछे। पहला सवाल है, मानव शरीर का त्वचा का एक उदाहरण है, तो कई का उदाहरण है? तंत्रिका तंत्र का है, नर्वस सिस्टम ऑर्गन का है। अगला सवाल है बच्चों, घाव की ड्रेसिंग के दौरान में जिस वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है वो क्या? अगर आप घाव की पट्टी कर रहे हो तो घाव की पट्टी करते समय क्या चीज हमें नहीं चाहिए बच्चा? तो वो है सिरिंज, हमें नहीं चाहिए। ओके, बाकी चीजें तो चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन चाहिए,
बैंडेज चाहिए, कॉटन चाहिए, सारी चीजें चाहिए, बट इनमें से जो सिरिंज है वो नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। हाँ, एचआईवी कैसे फैलता है बच्चों? तो एचआईवी जो है उपरोक्त में से सभी, एक तो सुई और सिरिंज के द्वारा एक दूसरे को साझा करोगे तो फैलेगा, रक्त के आदान प्रदान से फैलेगा, यौन संचरण से फैलेगा, यानी कि ये सारे हैं, इन सभी माध्यम के वजह से जो है वो एचआईवी फैलता है उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 96 बच्चों, व्यायाम ये कौन से श्रेणी में आता है? तो व्यायाम जो है एक पर्सनल हाइजीन में आता है, व्यक्तिगत स्वच्छता में आता है। व्यायाम करना ये हम खुद के लिए व्यायाम करते हैं तो ये हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता में आता है, पर्सनल हाइजीन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, भैया हाथ धोने का कौन सा तरीका सबसे अधिक कीटाणुओं को मारता है? तो जब भी आप हाथ भैया साबुन और पानी का कोई रूप से अगर आप हाथ धोगे ना, एनी फ्रॉम द सोप एंड वाटर, तो आपके हाथ के जितने भी कीटाणु हैं वो मारे जाएंगे। सी वाला होगा यहाँ पे सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के द्वारा फैलता है? तो उपरोक्त में से सभी। डेंगू मच्छर के द्वारा होता है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, सारे मच्छर के द्वारा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, व्यक्तिगत स्वच्छता और व्यायाम में मदद करता है। व्यक्तिगत स्वच्छता और व्यायाम में मदद करता है। पर्सनल हाइजीन किस में मदद करता है? उपरोक्त में से सभी। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे होगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100वां क्वेश्चन है, कौन सी गतिविधियां आपको कोरोना वायरस का खतरा होने से अधिक संभावना है? तो भैया अगर बाहर भीड़ में रहना जो है, अगर आप ज्यादा भीड़ में रहोगे ना तो आपको कोरोना होने के चांसेस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, कुंद उपकरण के वस्तु के कारण हुआ घाव क्या कहलाता है बच्चा? एक फटा हुआ घाव कहलाता है, याद रखना, एक चीरा हुआ घाव कहलाता है। कुंद उपकरण के वस्तु के कारण हुआ वाला घाव फटा घाव कहलाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 102, तंत्रिका तंत्र के दो अंग है, एक तंत्रिका है और एक क्या बच्चा? एक मस्तिष्क है, एक ब्रेन है। ओके, ब्रेन और तंत्रिका है, ये दो तंत्रिका तंत्र के अंग है। सूर्य नमस्कार कितनी पोजीशन होती है बच्चा? सूर्य नमस्कार की 12 पोजीशन होती है, सभी को पता ही है। क्वेश्चन नंबर 104 है, ऑक्सीजन और पोषण शरीर के सभी भागों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो भैया रक्त यानी कि ब्लड के द्वारा जो है ऑक्सीजन और पोषण ये हमारे सभी भागों तक पहुंचाया जाता है, ब्लड। क्वेश्चन नंबर 105, छोटी रक्त वाहिकाएं जो छोटी धमनियों और शिराओं को जोड़ती है वो क्या कहलाती है? तो बच्चा वो कोशिकाएं कहलाती है, याद रखना, कोशिकाएं इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पे शुरू हो चुका है, एडवेंचर। 8 नंबर के लिए क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एनसीसी में साहसिक गतिविधि नहीं है? तो भैया मोटरसाइकिल रेसिंग ये एनसीसी की एडवेंचर एक्टिविटी नहीं है, बाकी सारे एडवेंचर एक्टिविटीज है। क्वेश्चन नंबर 107, एनसीसी में की जाने वाली कुछ भू आधारित साहसिक क्रियाकलाप जमीन पर कौन से करते हैं बच्चा? तो ट्रैकिंग जो है वो जमीन पर करते हैं, बाकी स्कूबा डाइविंग, रोलर स्केटिंग, स्ट्रीट बाइकिंग ये सारे जो है वो जमीन पर नहीं करते। चलो नेक्स्ट अगला है 108, वो है वर्ष के कम उम्र वाले व्यक्तियों को पैरासेलिंग की अनुसंधान नहीं की जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 16 वर्ष। 16 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर, 16 वर्ष होगा यहाँ पे सही जवाब। भैया रॉक क्लाइंबिंग में बद्दी का उपयोग के रूप में किया जाता है, आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। राइट आंसर इज क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। चलो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 108 क्वेश्चन नंबर, आरोही रस्सी पर चढ़ने के लिए यांत्रिक उपकरण है, उन्हें क्या कहते हैं बच्चा? उन्हें जमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? जमर्स। क्वेश्चन नंबर 111 में साइकिल चालक भोजन खाना पकाने और उपकरण और शिविरों के लिए तंबू अपनी जरूरत की सारी चीजें लेकर जाता है, उसे हम कहते हैं बच्चा फुल्ली लोडेड टूरिंग। फुल्ली लोडेड टूरिंग में क्या आता है? अगर ये सारी चीजें आप अपने साथ लेकर जा रहे हो ना तो उसे फुल्ली लोडेड टूरिंग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 112, रॉक क्लाइंबिंग में केवल उंगलियों से पकड़ को क्या कहते हैं? क्रिम्पिंग कहते हैं, क्रिम्पिंग। नेक्स्ट 113 क्वेश्चन नंबर, को गिरते हुए पर्वतारोही की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए डिजाइन किया गया है। राइट आंसर इज डायनामिक रोप, यानी कि गतिशील रस्सी को जो है गिरते हुई पर्वतारोही को ऊर्जा को अवशोषित करने और उसके लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पे शुरू होता है बच्चों, ऑब्स्टाइकल ट्रेनिंग, बाधा प्रशिक्षण। 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछे गए। पहला सवाल है, एनसीसी में बाधा प्रशिक्षण का परिणाम निम्नलिखित
नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है बच्चा? जो एलिजिबिलिटी, लॉयल्टी, रिस्क या टीम फिरिस्ट। तो भैया यहाँ पे वफादारी होगा सही जवाब, लॉयल्टी होगा सही जवाब। बाधा कोर्स में प्रशिक्षण के पहले पोशाक और उसके बाद केवल पैक्स और हथियारों के साथ दिया जाता है। क्या होगा? पीटी ड्रेस ना, यहाँ पे आपका पीटी ड्रेस आएगा, पीटी ड्रेस पहनना पड़ता है, पीटी ड्रेस आपको। एनसीसी में बाधाओं में ऊंची दीवार की लंबाई कितनी होती है बच्चा? 12 फीट होते हैं ना, ठीक है, 12 फीट इज द करेक्ट आंसर। लंबाई, ऊंचाई पूछा है ना, ऊंचाई, लंबाई, लंबाई 12 फीट होती है, ऊंचाई 6 फीट होती है। ओके, ऊंचाई 6 फीट होती है, लंबाई 12 फीट होती है। अब आपका नया चैप्टर आ चुका है ना, बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया। तो बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया से पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा नहीं है? किस राज्य को तटरेखा लगी नहीं है बच्चा? मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। मणिपुर को कोई भी समुद्र का किनारा लगा नहीं है, बाकी सभी को लगा है। एंड क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से किस राज्य को बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, ये भी मणिपुर है, मणिपुर को बांग्लादेश की सीमा भी नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति में अधिक सन्निहित है? तो यहाँ पे हमारा आएगा वेस्टर्न घाट, यानी कि पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 120 आएगा, सियाचिन ग्लेशियर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख में पूर्वी रेंज में है। तो यहाँ पे आएगा आपका काराकोरम। ठीक है, तो बच्चों ये आपका कॉमन सब्जेक्ट यहाँ पे समाप्त हो चुका है। अब बढ़ेंगे हम अपने स्पेशल सब्जेक्ट की ओर। ओके, 1 मिनट गाइस, अभी मैं आप सभी का स्पेशल सब्जेक्ट कराता हूँ। आपने अभी कॉमन सब्जेक्ट को डिस्कस कर रखा है, अभी हमारा आ चुका है बच्चा ये स्पेशल सब्जेक्ट। 110 नंबर के लिए स्पेशल सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप में से बहुत सारे कैडेट्स हैं जो आने वाले एग्जाम में ए ग्रेड लेना चाहते हैं, बट मैंने आपके लिए बुक लॉन्च किया था, लेकिन बच्चों बुक अभी आपके पास इतना जल्दबाजी में नहीं आ पाएगी, तो इसलिए आप पीडीएफ को ऑर्डर करेंगे। मेरा नंबर है 7385281023। आप इस नंबर पे कॉल करेंगे और अपने लिए पीडीएफ को ऑर्डर करेंगे। इस बुक का पीडीएफ जो है वो आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। या तो अगर बुक करना है तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जाओ, आपको बुक मिल जाएगी। अगर आपको पीडीएफ ऑर्डर करना है तो यहाँ पे नंबर पे कॉल करो। अगर आपके पास समय कम है तो कॉल करके पीडीएफ ऑर्डर कर लो। ओके, और मिशन एनसीसी ऐप को इंस्टॉल कर लो, एप्लीकेशन में भी सारी चीजें फ्री में आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन में। चलो बच्चों, डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट वाला चैप्टर। अगला चैप्टर है हमारा, वो है भारतीय सशस्त्र सेना, इंडियन आर्म फोर्सेस। तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं में पहला सवाल है, आर्मी दिवस हम कब मनाते हैं बच्चों? आपको पता है 15 जनवरी को आप आर्मी दिवस मनाते हो। भारतीय सेना के जो पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है बच्चा? कोलकाता में, ईस्टर्न कमांड कोलकाता में। उसके बाद में वर्तमान में COAS यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम क्या है बच्चा? तो वर्तमान में जो है वह जनरल मनोज पांडे साहब है, COAS यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट साहब होते हैं, ये भी आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगला सवाल, हेडक्वार्टर बच्चा, साउथ वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चों? साउथ वेस्टर्न कमांड, दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है जयपुर में। जयपुर इज द करेक्ट आंसर। बच्चों एएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एएमसी, तो एएमसी का होता है आर्मी मेडिकल कोर, यानी कि ये बी वाला, आर्मी मेडिकल कोर इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में 7 क्वेश्चन है, आरवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रिमोट एंड वेटरनरी कोर। ओके, ये पहला वाला होगा, रिमोट एंड वेटरनरी कोर। चलो उसके बाद में मैं ये क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेता हूं। सभी बच्चे पूरा पेपर हम एक ही वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, इतना स्पीडली मैं ले रहा हूं सभी। भैया इन्फेंट्री अनुभाग यानी कि जो इन्फेंट्री सेक्शन है उसको कितने ग्रुपों में बांटा जाता है बच्चा? तो 2 ग्रुपों में बांटा जाता है, टू ग्रुप्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है, 9 नंबर का क्वेश्चन है। भैया हेडक्वार्टर, जो आर्मी ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर है कहां पर है? आर्मी ट्रेनिंग कमांड का, तो भैया आर्मी ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर है शिमला में। शिमला इज द करेक्ट आंसर। बच्चों प्रेजेंट में सीडीएस कौन है? चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। तो सीडीएस से बच्चा लेफ्टिनेंट जनरल अरुण अनिल चौहान जी, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान साहब वर्तमान में सीडीएस है। मैप रीडिंग का चैप्टर आपका यहां से शुरू हो चुका है। 24 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे मैप रीडिंग से। पहला सवाल है, किसी स्थान का जीआर पता करने के लिए मानचित्र में सबसे पहले
किस रेखा का विचार किया जाता है? तो भैया लॉन्गिट्यूड का विचार किया जाता है, देशांतर रेखा का विचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानचित्र पर स्वयं की स्थिति जानने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? तो उपरोक्त में से सभी चाहिए। मैपशीट चाहिए, कंपास चाहिए, सर्विस प्रोडक्टर चाहिए। ये सारी चीजें बच्चों हमें चाहिए होती है। क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिण मानचित्र पर स्थित है। तो भैया दक्षिण जो है वो मैप के कहां पर इंडिकेट होता है? तो इन्होंने पूछा है दक्षिण दिशा जो है ऊपर होती है बच्चा, नॉर्थ है, इधर है ईस्ट है, इधर साउथ है, इधर वेस्ट है। साउथ नीचे होती है ना, नीचे। साउथ ये देखो नीचे, तो क्या लिखेंगे? डाउन। नीचे होता है ना साउथ, कहाँ होता है बच्चा? नीचे दर्शाया जाता है, नीचे। उसके बाद में 90 आपको यहाँ पे जो है वो 270 जो है वो फॉरवर्ड बेरिंग दे रखा है, इसको बैक बेरिंग में कन्वर्ट करना है। 270 की बैक बेरिंग कितनी होगी बच्चा? 90 डिग्री होगी। कर लेना, एक बार करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रिज्मेटिक कंपास की सहायता से हम उत्तर को ज्ञात कर सकते हैं। तो भैया मैग्नेटिक नॉर्थ इज द करेक्ट आंसर, मैग्नेटिक नॉर्थ। नेक्स्ट है सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई और चौड़ाई। सर्विस प्रोटेक्टर 6 इंच लंबा होता है, 2 इंच चौड़ा होता है, यानी कि ये 6/2 वाला, डी वाला सही होगा, सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंपास की सहायता से कितना डिग्री पढ़ सकते हैं? तो कंपास की मदद से 0 से 360 डिग्री आप पढ़ सकते हो। एक मानचित्र को सेट करने के लिए एक मानचित्र को कंपास के जीप और निशान और अंक के साथ मिलान किया जाता है। राइट आंसर इज देशांतर, लॉन्गिट्यूड। भैया बेरिंग कितने प्रकार की होती है? बेरिंग 2 प्रकार की होती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, 2 प्रकार की बेरिंग है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंपास का पूरा नाम क्या होता है? बच्चों कंपास का पूरा नाम है सर्विस लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास, मार्क 3 ये, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पे सही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21, सर्विस प्रोटेक्टर की सहायता से 290 डिग्री की ग्रिड बेरिंग का पता लगाने के लिए सर्विस प्रोटेक्टर पर होनी चाहिए, कहां होनी चाहिए बच्चा? तो बाएं साइड में होनी चाहिए, लेफ्ट इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22, भैया मानचित्र पर वनों को कौन से रंग से इंडिकेट किया जाता है? जंगलों को कौन से रंग से दिखाया जाता है? तो भैया जंगल, जंगल हरा रंग से दिखाया जाता है, ग्रीन कलर से। मैप पे अगर आपको फॉरेस्ट को इंडिकेट करना हो तो ग्रीन कलर से इंडिकेट करोगे। आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, एफसीबीसी। 24 नंबर के लिए सवाल पूछेंगे एफसीबीसी से। पहला सवाल है आपके सामने बच्चों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर? फायर कंट्रोल ऑर्डर बच्चा ये 4 प्रकार का होता है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भूमि का वह टुकड़ा जो किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है वो क्या कहलाता है? तो वो डेड ग्राउंड कहलाता है, मृत भूमि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 25, सेक्शन के प्रथम व्यक्ति होते हैं उसे क्या नाम से जाना जाता है? उसे स्काउट पार्टी करते हैं या स्काउट कहते हैं। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार का होता है? तो सेक्शन फॉर्मेशन बच्चा 6 प्रकार का होता है, आपको पता है। उसके बाद में फायर कंट्रोल आदेश देते समय किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ग्रेड का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, जमीनी निशान को इंडिकेट करते समय किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, जब 2.5 फीट की कवर हो तो फायरिंग की स्थिति कैसे की जाती है बच्चा? लेइंग पोजीशन के द्वारा फायर की जाती है, लेट कर फायर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जब यह कहा जाता है कि आधा बाएं अथवा आधा दाएं तो कितना डिग्री को इंडिकेट किया जाता है? 45 डिग्री को। भैया जब भी आपको कोई बोलता है आधा बाएं देखो आधा दाहिने देखो, तो 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी। मानचित्र बनाने वाले विज्ञान को कार्टोग्राफी कहा जाता है। ओके एवरीवन, 1 मिनट भाई, थोड़ा सा पानी पीने दीजिएगा मुझे। चलो भैया, दूरी मापने के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? दूरी मापने के 6 विधियां होती है, दूरी मापने के 6 प्रकार होते हैं। मेथड्स ऑफ जजिंग डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 33, दूरी के आधार पर एक मैदान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों के ऊपर। ओके, तो दूरी के आधार पर एक मैदान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब अगला सवाल है, जब दुश्मन हथियार की प्रभावी सीमा से बाहर हो लेकिन दिखाई दे रहा हो तो किस प्रकार का फायर ऑर्डर बोला जाता है? तो बच्चा तैयारी से फायर आदेश बोला जाता है, तैयारी से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री
वेपन्स एंड इक्विपमेंट, पैदल सेना और हथियार उपकरण का चैप्टर है। 16 नंबर के लिए क्वेश्चंस पूछे। पहला सवाल है, राइफल कितने प्रकार की होती है? पॉइंटेड राइफल 2 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 36 वो आपसे पूछा है, 1 मिनट गाइस, क्वेश्चन है पॉइंट टू MK4 राइफल के मैगजीन में कितने राउंड्स आते हैं बच्चा? तो 10 राउंड आते हैं। 10 राउंड इज द करेक्ट आंसर, सभी याद रखना, 10 राउंड्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट भैया, एक इन्फेंट्री सेना सेक्शन के पास इनमें से कौन कौन से हथियार होते हैं? उपरोक्त में से सभी, ये सारे हथियार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, पॉइंट टू राइफल की प्रभावी रेंज 25 गज की होती है। भैया ये तो इजी है यार, बहुत इजी सवाल पूछे। पॉइंट टू राइफल किस देश की बनावट है? युगोस्लाविया की बनावट है, सही है। पॉइंट टू राइफल की अधिकतम सीमा क्या होती है? मैक्सिमम रेंज होती है 1700 यार्ड्स, 1700 गज। ओके सॉरी, इन्होंने 2700 कर दिया ना, 1700 यार्ड्स इनको लिखना चाहिए, ये इनका गलत है क्वेश्चन, 1700 यार्ड्स होती है, ठीक है, इनका क्वेश्चन गलत है वो। व्हाट इज द मजल वेलोसिटी ऑफ पॉइंट टू राइफल? पॉइंट टू राइफल की मजल वेलोसिटी 2700 फीट प्रति सेकंड, ऑप्शन ए वाला है सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 42, पॉइंट टू डिलक्स राइफल की लंबाई कितनी होती है? डिलक्स की लंबाई बच्चा 43 इंच, कितना? 43 इंच इज द करेक्ट आंसर। डिलक्स की लंबाई अगर सेंटीमीटर में पूछेंगे तो 110 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पे शुरू हो चुका है, मिलिट्री हिस्ट्री। तो मिलिट्री हिस्ट्री के ऊपर पहला सवाल है, वो है भारत की पहला परमाणु बम का परीक्षण कहां पे किया गया था बच्चों? भारत के पहले परमाणु बम का परीक्षण वो किया गया था पोखरण में। पोखरण इज द करेक्ट आंसर। अगला है, भारत और चीन के बीच में कब युद्ध हुआ था? तो 1962 में हुआ था भारत और चीन के बीच में युद्ध। क्वेश्चन नंबर 45, COAS का नाम क्या है? 1971 के दौरान में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उस टाइम पे भारत के COAS कौन थे? चीफ ऑफ आर्मीज था। तो बच्चों जनरल सैम मानिकशा साहब इज द करेक्ट आंसर, जनरल सैम मानिकशा। नेक्स्ट अगला सवाल है, एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीए? तो बच्चों एनडीए का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय सैन्य अकादमी कहां पर है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है बच्चा, देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 48, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो श्री राजनाथ सिंह साहब है। अगला है, आजादी के बाद भारत के द्वारा लड़े गए युद्ध कितने? 5 युद्ध लड़े गए आजादी के बाद। भैया भारत का ओके, विश्व का पहला युद्ध कब हुआ था? विश्व का वर्ल्ड वॉर कब हुआ था बच्चों? 1914 और 1918 के बीच में हुआ था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पर है? नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में। एनडीए कहां पर है बच्चा? पुणे में। ओके, तो यहां तक आपके लगभग हमने सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखे हैं। बस यहाँ पे कम्युनिकेशन के बच्चों 3 क्वेश्चन बाकी है, और कम्युनिकेशन के क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं लाए हैं क्योंकि ये जो पीडीएफ है वहां पे सिक्का वगैरह लगा था, जो स्टैंप होता है ना बटालियन का स्टैंप वगैरह इस पीडीएफ के ऊपर लगा था, इसलिए मैंने ये पेज जो है वो एक कम्युनिकेशन वाला डिलीट कर दिया है। क्योंकि अगर वो पीडीएफ वाला मैं लेकर आता तो आपको पता चलता ये पेपर कौन से बटालियन का है, ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको एक पेज को रिमूव कर दिया है। तो बाकी सभी जितने भी बच्चे हो अपने आने वाले एग्जाम के लिए पीडीएफ ले लेना। आज हमने पूरा एक पेपर डिस्कस किया है 350 मार्क का, टोटल क्वेश्चन हमने 175 क्वेश्चन को डिस्कस किया है भाई, ठीक है। आपने यहां तक वीडियो देखा, इट मींस आपने 175 क्वेश्चन को पूरा डिस्कस किया है और 350 नंबर का पूरा पेपर। इसमें से 70% क्वेश्चन एज इट इज यही वाले क्वेश्चन रहेंगे आपके पेपर में, ओके। और जिन्होंने भी अभी तक पेड पीडीएफ ऑर्डर नहीं किया है उनके लिए मैं मेरा मोबाइल नंबर दे रहा हूं 7385281023। इस नंबर पे मेरे से कॉल पे बात करो, अपने लिए पेड पीडीएफ ऑर्डर करो। 40 से भी ज्यादा के पीडीएफ हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भी लैंग्वेज में बच्चा ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ओके। और 2 मिनट में आ जाएंगे, व्हाट्सएप पर ही आपको जो है वो पीडीएफ मिलेंगे। इस नंबर पे कॉल करो या तो इस नंबर के व्हाट्सएप पे एक मैसेज करो, हाय मिशन एनसीसी, ये एक मैसेज भेजना है, उसके बाद में आपको एक पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। सभी बच्चे हैं, और जिन्होंने बुक ऑर्डर नहीं किया है वो बुक को ऑर्डर कर देना। और जिनको भी फ्री में नोट्स वगैरह चाहिए, गूगल पे जाओ, गूगल पे सर्च करो missioncc.com, ओके, ये सर्च करो, आपको फ्री में नोट्स वगैरह मिल जाएंगे गूगल पे, ठीक है, फ्री नोट्स अगर चाहिए तो
तो सारे बच्चे पीडीएफ से तैयारी शुरू कर देना। तो बिल्कुल मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।